नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कोरोना महामारी के बीच बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी ने आज यानी 19 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि 10 दिनों के भीतर सकारात्मक मामलों की संख्या करीब 20,000 से घटकर मंगलवार को 7,000 हो गई है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बता दें कि नागरिक निकाय कोविड की दूसरी लहर के दौरान दायर एक जनहित याचिका का जवाब दे रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र में कोविड-19 उपचार के अनुचित प्रबंधन का आरोप लगाया था। अदालत ने अब राज्य सरकार को 25 जनवरी तक राज्य भर में कोविड की स्थिति के बारे में अपडेट करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मकरंद कर्णी की खंडपीठ स्नेहा मरजादी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। खंडपीठ ने बीएमसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सखारे को सूचित किया कि अदालत के 10 जनवरी के निर्देश देने के बाद इसे कोविड की तैयारियों पर अध्ययन करने के लिए एक नोट शहर में कोविड सकारात्मक मामलों की संख्या पर तैयार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से 1 साल के निलंबित किए गए बीजेपी के 12 विधायकों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने बुधवार को इस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली। कोर्ट अब इस मामले पर बाद में अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने संबंधित पक्षों से कहा कि वे 1 हफ्ते के अंदर अंदर लिखित दलीलें दें। शुरुआत में एक विधायक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने दलील दी थी कि लंबे समय तक निलंबित रखना निष्कासन से भी बदतर है, क्योंकि इससे निर्वाचकों के अधिकार प्रभावित होते हैं। अन्य विधायकों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि 1 साल के निलंबन का फैसला पूरी तरह से तर्कहीन है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर पीएम केयर्स फंड ने प्रधानमंत्री के माध्यम से विरोध जताया है। इस याचिका में ट्रस्ट डीड और आधिकारिक वेबसाइट से प्रधानमंत्री के नाम और तस्वीर हटाने की मांग करते हुए कहा गया है कि ऐसा करना प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 का उल्लंघन है। ट्रस्ट के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के अवर सचिव प्रदीप श्रीवास्तव ने एक हलफनामे में कहा कि पीएम केयर्स फंड और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF दोनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और चूंकि PMNRF के लिए नाम प्रधानमंत्री की तस्वीर और राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग किया जाता है, इसलिए उनका उपयोग पीएम केयर्स के लिए भी किया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 सगे भाइयों को जमानत दी, जिन पर पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने देखा कि पीड़िता ने मेडिकल जांच कराने से इनकार किया है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने 2 सगे भाइयों आरोपियों को जमानत देते हुए कहा, ये गंभीर मामला है जिसमें उपस्थित परिस्थितियों में आरोपों की प्रामाणिकता स्थापित करना आवश्यक है। बलात्कार के आरोप को प्रमाणित करने के लिए पीड़िता की ओर से खुद को चिकित्सकीय जांच करवाना अनिवार्य है। मेडिकल जांच कराना या न करना उसकी पसंद के अनुसार नहीं हो सकता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले साल दर्ज एक स्वतः संज्ञान मामले को बहाल करते हुए मंगलवार को हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ अदालतों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि को 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया। हाईकोर्ट ने यह फैसला पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए लिया। हाईकोर्ट की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर भरोसा किया। इसमें कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए देश भर में सभी सामान्य और विशेष कानूनों के तहत 28 फरवरी 2022 तक मामले दर्ज करने के लिए सीमा अवधि में ढील दी गई थी। एफआईआर के अनुसार 7 जनवरी 2022 को पीड़ित के भाई को सूचना मिली कि कुछ गुंडों ने उसके मानसिक रूप से बीमार भाई को मारने के लिए मारपीट की। एफआईआर में 6 लोगों और एक अज्ञात व्यक्ति को आरोपी बनाया गया। शिकायत में कहा गया कि जब शिकायतकर्ता और उसका मानसिक रूप से बीमार भाई भाजपा द्वारा चल रहे प्रदर्शन को पार कर रहे थे, तो उन्हें मुस्लिम कपड़े पठानी सूट पहना देकर बुलाया गया। उसने जाने से मना किया तो 8 से 10 लोगों ने उनका पीछा किया और उसे बेरहमी से पीटा। ये भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके भाई को अपना थूक चाटने और जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया।
इस घटना का वीडियो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। इसकी खूब चर्चा हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शाहनवाज ए मलिक पेश हुए। झारखंड की एक अदालत ने मंगलवार को धनबाद में मानसिक रूप से बीमार मुस्लिम व्यक्ति के साथ मारपीट करने और उसे जय श्री राम का नारा लगाने के आरोप में 2 लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया। मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह के समक्ष रखा गया। कथित घटना के संबंध में एक लिखित शिकायत प्राप्त होने के बाद आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 143, 149, 323, 307, 153 ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अभिनेत्री मुनमुन दत्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मुनमुन दत्ता ने कथित तौर पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में वो जातिगत टिप्पणी करती हुई नजर आ रही थी। अभिनेत्री मुनमुन दत्ता लोकप्रिय हिंदी धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता अय्यर की भूमिका के लिए जानी जाती है। जस्टिस अवनीश झिंगन की खंडपीठ सीआरपीसी की धारा 438 के तहत दायर उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अभिनेत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 की धारा 3(1)(u) के तहत मई 2021 में 10 एफआईआर हांसी में अग्रिम जमानत की मांग की। कुछ समय तक बहस करने और ये महसूस करने के बाद कि याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायालय से संपर्क नहीं किया, याचिकाकर्ता के वकील ने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा है कि यदि किसी अपराध में आरोपी की भूमिका प्रथम दृष्टया उस सह अभियुक्त की भूमिका से कम गंभीर है, जिसे सीआरपीसी की धारा 438 और सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत का लाभ दिया गया है, और यदि आरोपी ने पहली बार अपराध किया है तो वो सुधार के अवसर का हकदार है और उसे जमानत के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस अनूप चित्कारा की पीठ ने कहा कि यदि आरोपी ने पहली बार अपराध किया है और यदि समान रूप से रखे गए उसके सह अभियुक्त को जमानत दे दी गई है, भले ही अपराध में सह अभियुक्त की भूमिका अन्य अभियुक्त की तुलना में अधिक गंभीर थी, तो अभियुक्त की जमानत अर्जी स्वीकार की जानी चाहिए और आरोपी को जमानत देने का मौका दिया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया। साथ ही दंपति को परेशान करने के आरोपी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने मंगलवार को मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जांच का अवलोकन किया, जिसमें पाया गया था कि दोनों लोगों को स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित किए बिना अवैध रूप से दिल्ली से ले जाया गया था, जबकि उनकी औपचारिक गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जगह के बारे में दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा करने पर उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। मामले में एक युवक ने एक महिला से उसके परिजनों की इच्छा के खिलाफ विवाह किया था, जिसके बाद पुलिस ने युवक के पिता और भाई को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया था। दंपति का दावा था कि उन्होंने अपनी मर्जी से विवाह किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस को बताए बिना उनके दिल्ली स्थित आवास से की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को बताया कि उसने संबंधित एसएचओ और सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। केरल हाईकोर्ट को राज्य के महाधिवक्ता ने बताया कि महाधिवक्ता के कार्यालय में लगभग 25 सरकारी अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के कई सदस्य कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के सचिव एडवोकेट आनंद के द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि इस स्थिति को देखते हुए फाइलों की आवाजाही में कुछ कठिनाई हो सकती है। इस स्थिति में अधिवक्ताओं से ताज़ा हालात को देखते हुए सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। कोर्ट की एक फुल बेंच ने मंगलवार को राज्य में कोविड-19 में वृद्धि को देखते हुए सभी अंतरिम आदेशों को 1 और महीने के लिए बढ़ा दिया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों ने देश भर में सभी सामान्य और विशेष कानूनों के तहत मामले दर्ज करने की सीमा अवधि में 28 फरवरी तक की ढील दी थी। महामारी के बीच इस सप्ताह से अदालत पूरी तरह से वर्चुअल मोड में सुनवाई कर रही है। ये भी संकेत दिया गया कि 11 फरवरी 2022 तक स्थिति नियंत्रण में रहने पर 1 महीने के बाद फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू हो सकती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक विशेष न्यायाधीश ईसी अधिनियम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के पास विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र है। न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की खंडपीठ ने विद्युत अधिनियम, बिजली की चोरी की धारा 135(1)(a और विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद के संज्ञान लेने के आदेश के तहत उसके खिलाफ दायर आरोप पत्र को चुनौती देने वाले एक गुलफाम द्वारा दायर धारा 482 आवेदन पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए नोटिस जारी करने की शक्ति केवल हाईकोर्ट के पास है, जो इस पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। जस्टिस अमित बंसल ने कहा, सबऑर्डिनेट कोर्ट क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। वे कारण बताओ नोटिस जारी नहीं कर सकते। अवमानना कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जा सकती? एक सबऑर्डिनेट कोर्ट केवल अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए हाईकोर्ट को मामला भेज सकता है। हाईकोर्ट वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें याचिकाकर्ता को अध्यक्ष के माध्यम से आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था। क्यों न उसके खिलाफ आपराधिक अवमानना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। न्यायालय ने प्रतिवादी को व्हाट्सएप के माध्यम से समन की तस्वीरें भेजी थी। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।